बेटा हमने पिछली क्लास में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के पास छोड़ दिया था। प्लेस ऑफ सप्लाई में हमने किया था कि बेटा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कैसे चार्ज करते हैं, कहाँ चार्ज करते हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर लेते हैं। बेटा हमने पिछली क्लास में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के पास छोड़ दिया था। प्लेस ऑफ सप्लाई में हमने किया था कि बेटा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कैसे चार्ज करते हैं, कहाँ चार्ज करते हैं। लास्ट दो क्लासेस के आपको नोट भी मिल गए होंगे और साथ में आपको पीडीएफ भी मिल गया होगा। ठीक है, पीपीटी भी मिल गया होगा, पीपीटी भी मिल गया होगा, पीडीएफ भी मिल गया होगा। आपके पास आ गया है? यस सर। ओके। हाँ, तो मैंने पिछली क्लास में बेटा जहां से हमने, मैम गॉट द नोट्स। चलिए वेरी गुड पूजा जी, यू गॉट द नोट्स, आई एम वेरी हैप्पी। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ बेटा, तो हमने बात की थी लास्ट क्लास में, वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने बेटा आपको छोड़ा था प्लेस ऑफ सप्लाई के पास में। प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों छोड़ा था मैम आपने हमको? सिर्फ ये रिकॉग्नाइज करवाने के लिए बेटा कि जहां पर आपका जो सप्लायर होता है, सप्लाई जो सप्लायर होता है उसकी प्लेस से, जहां से वो सप्लाई करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां पर रिसीवर होता है या फिर आप ये कह लीजिए कंज्यूमर होता है, उसकी प्लेस से बहुत फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है? कि बेटा जहां पर सप्लाई कंज्यूम हो रही होती है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होती है। यहां पर होगी आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई। इससे क्या फर्क पड़ेगा मैम? बेटा जो आपका टैक्स इनवॉइस होता है, जो चार्जेबिलिटी क्रिएट होगी, उससे वो डिपेंड करेगा कि जो भी आपका टैक्सेबल अमाउंट है, मान लीजिए जो भी आपका बिल अमाउंट है, इफ इट इज 10,000, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो बेटा आपका क्या होगा, यहाँ पर अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो डिफरेंट स्टेट है, अगर सेम स्टेट है, अगर सेम स्टेट में आप सप्लायर और रिसीवर दोनों सेम स्टेट में है, तो क्या होगा बेटा, आपको लगेगा सीजीएसटी, एसजीएसटी। ठीक है, आपका अगर रेट है 12% जीएसटी का, तो आपका हो जाएगा ये 6% हो जाएगा, ये 6% हो जाएगा। ठीक है, 600, 600। लेकिन अगर यहीं पर आपके सेम स्टेट ना होगे, डिफरेंट स्टेट होते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके अगर डिफरेंट स्टेट होते हैं तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा आपका आईजीएसटी, और ये लग जाएगा आपका 12%। तो बेटा आपके पास उसी हिसाब से आपका क्या होगा, आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी, और आपका जो क्रेडिट आप पे करके आए, जो जो आप जीएसटी पे करके आए हैं, उसका इनपुट जो होगा वो एडजस्ट होगा। करेक्ट, यही हमने पिछली क्लास में बात की थी, है ना। एक बात और की थी कि पर बेटा मैम टैक्स तो हम लोग कैश में ही पे कर सकते हैं ना टैक्स तो उसका। बेटा मैंने आपको बताया था ना कि सीआईएस, सीआईएस ऐसे जी, आपका क्या होता है, एडजस्टमेंट होती है, याद है। यस मैम। हाँ, तो बस ऐसे ही हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप बाकी आप कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन होगा इसी सीक्वेंस में ही। सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में एडजस्ट नहीं होते हैं, बट आईजीएसटी से सीजीएसटी और आईजीएसटी दोनों हो जाते हैं, एसजीएसटी से एसजीएसटी और आईजीएसटी दोनों हो जाते हैं, और आईजीएसटी से तीनों हो जाते हैं, मतलब आईजीएसटी भी, सीजीएसटी भी, एसजीएसटी भी। ठीक है। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पर मैंने बोला था बेटा कि आपकी लायबिलिटी क्रिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या है। प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए मैंने सिर्फ आपको दो चीजें बोली थी कि भाई अगर आपका यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका रिसिपिएंट है, जो आपका रिसिपिएंट है, वहां पर मैंने आपको बोला था बेटा गुड्स के केस में हमारे पास सिर्फ 4 केसेस होते हैं, है ना। गुड्स के केस में मैंने आपको बोला था कि बेटा क्या होता है, सिर्फ हमारे पास 4 केस होते हैं, और मैंने उसको यहाँ पर आपको एलैबोरेट कर दिया था। पहला होता है कि जैसे आपका सप्लायर जो है वो उसकी एक प्लेस डिसाइड कर लेते हैं, प्लेस जो है हम डिसाइड कर लेते हैं, ये दिल्ली में बैठा हुआ है। ठीक है, ये हमारा सप्लायर है, और ये क्या कर रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स की सप्लाई कर रहा है। अब जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट है वो बेटा कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन जो उसका बिलिंग एड्रेस होना चाहिए ना, जो उसका बिलिंग एड्रेस है वो डिसाइड करता है कि भाई आपकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या है।
अब आप ना कई टाइप के गुड्स जो है वो सप्लाई कर सकते हो। कौन कौन से टाइप के गुड्स सप्लाई कर सकते हो भाई, यही मेन क्वेश्चन हमारे सामने आता है और इसी में हमको कंफ्यूजन होती है, तो हम इस बारे में बात कर लेते हैं। बेटा पहला होता है मूवेबल गुड्स होते हैं। 90% केसेस में मूवेबल गुड्स ही होते हैं कि जैसे जैसे बुक्स हैं, ये मेरे सामने रखी हुई हैं, इनको मैं सप्लाई करूंगी, तो ऑब्वियसली बात है ये हमारे पास फिजिकली अवेलेबल है, मैं आपको सेल कर दूंगी, तो आप जहां पर हैं वहां का एड्रेस आ जाएगा। सही बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या हो गया, डिफाइंड हो गई प्लेस एंड बिलिंग एड्रेस। शिपिंग एड्रेस की बात नहीं हो रही है। शिपिंग एड्रेस की बात क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि बेटा एक होता है बिल टू शिप टू मॉडल, जहां पर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शिप कहां पे हो रहा है, जहां पे बिल हो रहा है वहीं पर प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, उसी हिसाब से आप सीजीएसटी या एसजीएसटी अपने बिल में क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला था बेटा कि आपके जो गुड्स होते हैं वो हो सकते हैं कि असेंबली हो रही हो गुड्स की। असेंबली वाले गुड्स कैसे होते हैं, असेंबली में जैसे कि आपने एक जनरेटर मंगवाया जो क्या होता है, जो पार्ट्स में आता है और आपकी जहां पर फैक्ट्री है वहां पे इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो जहां पर वो इंस्टॉल हो जाता है, जहां पर इंस्टॉलेशन होता है वो बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई होती है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिलिंग एड्रेस कहां का है। सिर्फ कौन सी केसेस में, जहां पर असेंबली हो रही है गुड्स की और इंस्टॉलेशन इंक्लूडेड है। ये मैम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं बेटा, अब हम सबको लेके चल रहे हैं। आप मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, आप ट्रेडर हो सकते हैं, आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई ऐसे गुड्स या फिर ऐसे सर्विसेज को ले रहे हैं, सर्विसेज तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, हम यहाँ पर गुड्स की बात कर रहे हैं, ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स ओनली। तो यहाँ पर जब भी अब इंस्टॉलेशन की बारी आती है, कोई मशीनरी हो सकती है, ठीक है, कोई प्लांट हो सकता है, जो प्लांट की जहां पर भी असेंबली होगी, मतलब अगर यहाँ पे इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड है उस मशीनरी की, उस बड़े हैवी स्ट्रक्चर की, ठीक है, मैं बिल्डिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, जो मशीनरी के सेंस में बात कर रही हूँ बेटा, तो वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई वही होगी जहां पर उसकी इंस्टॉलेशन हो रही है। ठीक है, वहां पर बिलिंग एड्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने बात की थी, ये बात हो गई हमारी गुड्स की, यहाँ पे बात खत्म हुई। अब सर्विस की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बोला था बेटा कि सर्विस के केस में जब भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हो, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां पर एग्जिस्ट कर रही है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो लोकेशन होती है उसी वही आपकी बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई होती है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि जो भी होटल्स होते हैं, ठीक है, आपने कोई रेंटिंग पे प्रॉपर्टी ले रखी है, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना कि आपका जो ऑफिस है वो किसी रेंटेबल प्रीमाइसेस में है, ठीक है, तो उसका तो उसकी जब आप रेंट पे करते हो तो जीएसटी तो पे करना पड़ता है ना, और उसका वो क्रेडिट भी मिलता है, तो जो हमको जीएसटी वो चार्ज करेंगे, या फिर आप आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है और आप दूसरे से रेंट ले रहे हो, तो आप क्या इनवॉइस क्रिएट करेंगे और आप क्या जीएसटी चार्ज करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि जो प्लेस होगी, प्रॉपर्टी की जो लोकेशन होगी बेटा, उसी स्टेट की ही हम लोग क्या करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई बोलेंगे। हम उसमें कहीं का भी मान लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो महाराष्ट्र में है और मैं यूपी से आती हूँ आपके पास में और बोलती हूँ कि भाई मुझे आपके जो आपकी महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी है, बॉम्बे में लोकेटेड है, वहां पर मैं अपना ऑफिस खोलना चाहती हूँ। आप मुझसे बोलेंगे कि मैं ठीक है मैडम, आपको 1 लाख रुपए पर महीने का रेंट देना पड़ेगा। मैंने कहा ले लीजिए, आप मेरे से 18% जीएसटी चार्ज करते हैं, और जब जीएसटी चार्ज करते हैं बेटा तो आपको क्या लगाएंगे आप, ठीक है, आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी महाराष्ट्र ही, भले ही मैं यूपी से आई हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बिलिंग एड्रेस बनाएंगे आप, वो यूपी का ही बनाएंगे, मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगी वो क्या होगी, वो महाराष्ट्र ही होगी। आपको सीजीएसटी एसजीएसटी ही चार्ज करना होगा। ऐसे ही मैंने आपको बोला कि अगर आप होटल्स में स्टे करने के लिए जाते हैं तो वो कभी भी आपसे आईजीएसटी नहीं लेते हैं, वो सीजीएसटी एसजीएसटी ही चार्ज करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, जो आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन होती है। फिर उसके बाद में आपके पास 3 केसेस आते हैं, इंश्योरेंस वाले, बैंकिंग वाले। आपने देखा होगा जब भी आप एफडी वगैरह मतलब कमीशन चार्जेस देते हैं या कुछ भी देते हैं, तो बेटा जो भी आपका एड्रेस होता है ना, आपका रजिस्टर्ड
एड्रेस होता है उनके पास अपने सारे क्लाइंट्स का, तो वही उनकी क्या होती है, प्लेस ऑफ सप्लाई होती है। उसी हिसाब से आपका बिल बनेगा, उसी हिसाब से जीएसटी चार्ज होगी। ठीक है, अब यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर हम खत्म कर देते हैं। हम उस दूसरे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जो मैंने आपको इनवॉइस में वहां पर जहां पर आपको छोड़ दिया था पिछली क्लास में। इनवॉइस में मैंने आपको कहाँ छोड़ दिया था, उसको कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बेटा इनवॉइस में 2-3 चीजें बताई थी, और सिर्फ इतना कि बेटा अपने पास में एक बिल जब रेज होता है रजिस्टर्ड पर्सन का जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, बेटा वो आपको क्रिएट करके देता है इनवॉइस। इनवॉइस ये हमारा निकनेम है, फुल नेम होता है टैक्स इनवॉइस, जहां पर टैक्स इनवॉइस में ही आप क्या कर सकते हैं बेटा, जीएसटी चार्ज कर सकते हैं। जीएसटी चार्ज कब होता है, जब आप इनवॉइस बनाते हैं। बिल ऑफ सप्लाई जो होता है, जो भी कॉम्पोजिशन स्कीम वाले डीलर्स होते हैं वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं। कौन से लोग, जो होंगे बेटा कॉम्पोजिशन स्कीम वाले। कॉम्पोजिशन स्कीम में आपने पिछली क्लास में बताया था, फिर से बता दीजिए बेटा। कॉम्पोजिशन स्कीम वो होती है जहां पर आपका टर्नओवर जो है वो 75 लाख तक या फिर 1.5 सीआर तक होता है। ऐसा केस में भी मैंने बोला था, आज इसको लैबोरेट कर देती हूँ कि बेटा टर्नओवर के केस में यहाँ पर हमारे पास 8 स्टेट्स हैं। 8 स्टेट्स में यहाँ पर ऑप्शन है कि आप 75 लाख के टर्नओवर पर क्या कर सकते हैं, 75 लाख तक के टर्नओवर पर क्या कर सकते हैं, आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। इसका फायदा आपको मिलेगा कि आपको हर क्वार्टर में रिटर्न भरनी पड़ेगी, आपके पास में डॉक्यूमेंटेशन वर्क कम होगा, लेकिन आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा जीएसटी का। ठीक है, आप क्रेडिट पास ऑन नहीं कर पाएंगे जीएसटी का। और 8 स्टेट कौन से हैं, मैं ऐसे नाम ले लेती हूँ, बाकी आपके नोट्स में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, उत्तराखंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। इनके लिए हमारे पास 75 लाख तक की लिमिट है कंपोजिशन स्कीम के लिए, और जो 1.5 सीआर की लिमिट है बेटा वो इनके अलावा जो भी स्टेट्स हैं उनके लिए 1.5 सीआर तक की लिमिट है, जिसके लिए आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। तो कंपोजिशन स्कीम वाले जो है वो बिल ऑफ सप्लाई देते हैं, या फिर जो एग्जेम्प्टेड गुड्स दे रहे हैं, ठीक है, एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको बेटा बिल ऑफ सप्लाई वो इशू करते हैं, वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करते हैं। जैसे आप किसी भी चलिए मैं आपके साथ कोई इनवॉइस अभी शेयर करूं या नहीं करूं, पहले थ्योरेटिकल पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपके साथ इनवॉइस शेयर करती हूँ। एक हमने एक बात कर ली इनवॉइस की, टैक्स इनवॉइस की। पिछली क्लास में मैंने आपको ये भी बोला कि बेटा आपको 200 रुपए तक की अगर कोई सप्लाई कर रहे हो आप, 200 रुपए आपका बिल अमाउंट है, और वहां पर अगर आपका जो रिसिपिएंट है वो आपसे बिल नहीं मांग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल इशू बिल रेज ना भी करो तो भी चलेगा। आपको एंड ऑफ द डे क्या करना होता है कि बेटा एक कलेक्टिव या फिर कर लीजिए एग्रीगेट इनवॉइस इशू कर देना, सेल्फ इनवॉइस इशू कर देते हैं कि भाई हमारी छुटपुट सेल हुई थी और वो इतना अमाउंट तक की हुई थी, क्योंकि वो छुटपुट कितने तक की थी, 200 से नीचे थी। ठीक है, फिर दूसरा मैंने आपको बिल ऑफ सप्लाई बता दिया। इसके बाद में बेटा मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता देती हूँ कि जिनका टर्नओवर भी क्या होता है, मोर देन 5 सीआर होता है, मोर देन 5 करोड़ होता है फाइनेंशियल ईयर में, तो बेटा उनको इशू करना होता है क्या, ई इनवॉइस। ई इनवॉइस क्या होता है मैम, बेटा ई इनवॉइस होता है कि आपको मतलब आपको रियल टाइम बेसिस पर इनवॉइस इशू करने होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि बेटा 2 तरीके की आप रजिस्ट्रेशन लेते हो, एक रेगुलर स्कीम में, एक लेते हो कॉम्पोजिशन स्कीम में। बोला था पिछली क्लास में, रेगुलर स्कीम में क्या होता है कि आपको रेगुलर स्कीम मतलब मंथली आपको रिटर्न्स भरने होते हैं, 2 रिटर्न्स भरने होते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या होता है कि आपको बेटा हर 3 महीने में आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट देना होता है, डिटेल्स देनी होती है और आपको रिटर्न भरनी होती है बेटा। लेकिन जिनके टर्नओवर ज्यादा होते हैं, ज्यादा का मतलब यहाँ पे 5 करोड़ से ऊपर, तो उनको रियल टाइम बेसिस पे इनवॉइस बनाने होते हैं और इसको हम ई इनवॉइस कहते हैं। अब हम इसके साथ में ये हम इनवॉइस के साथ में ही एक चीज को और अटैच कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं बेटा ई वे बिल। ठीक है, अभी यहां तक की बात सबको समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? पूजा जी बोल रही है नो मैम। व्हाट इज नो मैम? बेटा कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए समझा। अच्छा समझा, अरे वाह वेरी गुड। हेलो हाँ जी बोलिए। मैम, मेरा एक डाउट है। सपोज मैंने किसी पार्टी से कुछ परचेज किया है और वो बोलता है कि मेरा कंपोजिशन स्कीम वाला है वो, तो वो मतलब जब जीएसटी फाइल करेगा तो उसका इनपुट मुझे नहीं मिलेगा? बेटा आपको उसका इनपुट चाहिए क्यों है? आपने तो सेल कर दिया है, आपको तो इनपुट मिलेगा उसका जिससे आपने खरीदा है।
मैंने सेल नहीं किया, मतलब वो मेरी परचेज की पार्टी है, मैंने उससे कुछ खरीदा है और तो मैं उसको जीएसटी तो पे की हूँ, वो बिल बना के प्रॉपर मुझे दिया है, बिल में जीएसटी ऐड करके, तो वो यही बार मैं इसको सॉर्ट कर लेते हैं, यही बार मैं इसको सॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ हाँ पर मैं आपको यहीं पर लिख के दे देती हूँ, जिससे क्या होगा, एक मेरा यहाँ पर एक काम और बच जाएगा। मैं एक अलग से क्यों बनाऊं बॉक्स। बेटा कॉम्पोजिशन स्कीम जो होती है, मैन्युफैक्चरर के लिए जो रेट होता है, अगर मैन्युफैक्चरर सप्लायर है उसके लिए होता है बेटा 1%, मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी जो होगा वो 0.5% और 0.5% चार्ज करेगा आपसे। क्रेडिट नहीं मिलेगा इसका आपको, ठीक है मैडम, जो आप पूछ रहे थे उसके लिए मैं बता रही हूँ। आप अगर कॉम्पोजिशन डीलर से परचेज कर रहे हो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन वो कितना जीएसटी आपसे चार्ज करेगा वो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। अगर वो मैन्युफैक्चरर होता है तो वो 1% चार्ज करेगा। अगर वो रेस्टोरेंट सर्विसेज में है, आप लोग रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाते होंगे तो आपको देखा होगा, तो रेस्टोरेंट वाला जो होता है वो बेटा आपसे 5% चार्ज करता है, 2.5%, 2.5%, 2.5% और 2.5% सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है। ओके मैम। और एनी अदर ट्रेडर जो होता है, ट्रेडर भी आपसे 1% लेता है। यहाँ पर मैं मैन्युफैक्चरर के साथ में ट्रेडर भी लिख देती हूँ, ओके मैन्युफैक्चरर ट्रेडर। और सर्विस कॉम्पोजिशन वाला जो होता है, जैसे अब ब्यूटिशियन वगैरह, आप ब्यूटी प्रोडक्ट मतलब सैलून वगैरह जाते होंगे तो आपने देखा होगा, वो आपको जो बिल बनाते हैं, और अगर वो कॉम्पोजिशन स्कीम में है तो सर्विस कॉम्पोजिशन के लिए है, वो है आपका 6% बेटा, 3%, 3%। ये सीजीएसटी साला एसजीएसटी। भुंजा ने खाना है कि साला जिंदगी है साला भुंजा बेचना पड़े भुंजा कोई दिक्कत? नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं भुंजा है। के हाँ बस मैं फिर से बोल रही हूँ कि बेटा कॉम्पोजिशन स्कीम वाले का सिर्फ उसको दो बेनिफिट होते हैं। पहला, उसके पास पेपर वर्क कम होता है, ठीक है, जो मंथली आपको दो बार क्या करना है, रिटर्न फाइल करना है, वो कितना क्रेडिट आपको मिल रहा है, कितना आप पास ऑन कर रहे हो, उसका जो आपको हिसाब रखना है, वो प्रॉब्लम आपकी खत्म है, ठीक है। ओके दूसरी बात आपकी, हाँ जी, दूसरी बात आपकी ये है कि अब आप क्या करते हो, जैसे आप रेस्टोरेंट वाले हो तो आप सिर्फ 5% जीएसटी चार्ज करके खत्म कर दो। आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आप 6% जीएसटी चार्ज करके खत्म कर दो। मैन्युफैक्चरर हो या फिर ट्रेडर हो, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर हो तो आप 1% जीएसटी चार्ज करके बस आपका क्या होगा, बिल ऑफ सप्लाई खत्म हो जाता है। आप इनवॉइस नहीं बना सकते, आप क्या बनाएंगे, बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। ओके मैम। खुशबू जी, आप जिसके बारे में पूछ रहे हो कि आपका जो कॉम्पोजिशन डीलर है और वो आपको जो भी सामान दे रहा होगा, आपने उसको बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, वहां पर इनवॉइस नहीं लिखा होगा, वहां पर लिखा होगा बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है मैम, मैं चेक करती हूँ एक बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगली क्लास इस बारे में जरूर बात करेंगे। मैम दिस रेट कीप ऑन चेंजिंग टाइम टू टाइम बाय द डिपार्टमेंट, फ्रॉम वेयर वी गेट दिस अपडेट। बेटा वो हम gst.gov.in से लेंगे, या आपको पुनीत सर रियल टाइम बेसिस पे आपको पोर्टल से बताएंगे, ठीक है। अभी हम स्टिक टू द टॉपिक रहते हैं। अब मैं बता रही थी आपको बेटा, हम यहाँ पे इनवॉइस की बात खत्म कर चुके हैं। अब इनवॉइस से हम साथ में आ जाते हैं ई वे बिल, ठीक है। अब ई वे बिल क्या होता है पहले, देखो बेटा इसका नाम है ई वे बिल, इसको प्यार से बोलते हैं EWB, वाइट है ठीक है। ये इसका निकनेम है। तेज है एक मिनट, मेरे पास एक मैसेज आया, ट्रांसपोर्टेशन बिल, ठीक है, थैंक यू। ट्रांसपोर्टेशन बिल बेटा, इसको मैं यही बताने वाली थी कि बेटा ये क्या होता है, सिर्फ ये नेक्सस क्रिएट करने के लिए है। इसमें जो ये वर्ड यूज हुआ है ना बिल, एक्चुअली ये बिल नहीं होता है, ये सिर्फ क्या होता है, एक अटैचमेंट होती है जिससे नेक्सस रहता है कि जो गुड्स सेल हो रहे हैं वो जीएसटी डिपार्टमेंट की नजर में रहे। कौन से वाले गुड्स, बेटा जिनका भी जो बिल अमाउंट होगा, आज से बाहर पढ़ाना 2 दिन पहले अगर वो 50,000 से ज्यादा होता है, ठीक है, बिल अमाउंट इफ इट इज मोर देन 50,000, 50K लिखा है मैंने, 50K, चलो मैं 50,000 लिख देती हूँ। 50,000 से अगर ज्यादा है तो बेटा क्या होगा आपका, वो ई वे बिल आपको इनवॉइस के साथ में इशू करना होता है। तो मैं अभी कितने किलोमीटर तक, या अगर मैं यहाँ से गुड्स भेज रही हूँ, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला कि मैंने आपको ये बुक्स भेजी, ठीक है, इनकी कीमत बेटा 65,000, तो अब क्या मुझे ई वे बिल इशू करना पड़ेगा बेटा। अगर मुझे इसको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भेजना है तो मुझे ई वे बिल इशू करना पड़ेगा, ठीक है। कब इशू करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू में अगर कोई आपको सामान भेज रही हूँ, एंड इफ इट इज कॉस्टिंग मी, और बिल अमाउंट, ठीक है, द बिल अमाउंट इंक्लूड्स जीएसटी, इंक्लूड्स
जीएसटी। बिल अमाउंट इंक्लूड जीएसटी इफ इट इज मोर देन 50,000 तो क्या करना पड़ेगा, ई वे बिल इशू होगा। इनवॉइस के साथ में इशू होता है, वो सिर्फ क्या करने के लिए है, नेक्सस क्रिएट करने के लिए है। तो क्या 500 मीटर में भी अगर सामान भेज रहे हो तो क्या वहां पर ई वे बिल इशू करना जरूरी है? हाँ भैया, 500 मीटर में भी आपको ई वे बिल इशू करना जरूरी है। और जहां पर उन स्टेट्स के लिए ये मैंडेटरी हो जाता है, जहां पर स्टेट बॉर्डर एरिया जो होते हैं स्टेट के, जैसे मैं यूपी में हूँ, मेरे पास में राजस्थान लगता है, एमपी लगता है, और इस तरफ जो है बिहार लगता है। तो जो ये बॉर्डर एरियाज हैं उनके साथ में वो बेटा 200-200 मीटर की भी दूरी पर ई वे बिल को इशू करते हैं। क्यों करना ये जरूरी होता है बेटा? अगर बीच में आपको जीएसटी ऑफिसर या कोई पकड़ लेता है, एक मिनट, फ्रॉम शॉप टू गो डाउन देन आल्सो मैम, हाँ बेटा ठीक है। ये यहाँ पर मैंने बोला शॉप टू गो डाउन, बेटा मैंने बोला आपको अगर आपका बिल अमाउंट जो है वो जीएसटी, मैंने आपको गुड्स बेचे तो आपको ई वे बिल क्या करना है, इशू करना जरूरी है। आपकी सप्लाई इन्वॉल्व होती है, रुको एक मिनट, मुझे पहले पूरा टॉपिक खत्म करने दो फिर मैं जवाब देती हूँ। जब आपकी गुड्स के केस में होता है बेटा ये ई वे बिल, सर्विस के केस में नहीं होता है, सर्विस का केस में नहीं होता है, गुड्स के केस में होता है। गुड्स की सप्लाई अगर बिल अमाउंट आपका 50,000 से ज्यादा है जिसमें इंक्लूड जीएसटी भी इंक्लूडेड है तो आपको ई वे बिल साथ में इशू करना जरूरी है। ये किसके साथ इशू होता है बेटा? ये इनवॉइस के साथ इशू होता है, इनवॉइस के साथ में ही आपको ई वे बिल इशू करना होता है, ठीक है। इनवॉइस के साथ ही ई वे बिल इशू होगा। ट्रांसपोर्टेशन को आप, ट्रांसपोर्टेशन जो आपकी कर रहा होगा ट्रक वाला, उसको आप एक ई वे बिल दोगे, एक अपने पास रखोगे, एक जो आपका सेलर होता है उसके पास होता है, मतलब ट्रिप्लीकेट में ये इशू होता है, ठीक है। जब ये सामान ले जा रहा होता है बीच में कोई ऑफिसर आके उसको पकड़ लेगा, भैया ये किसका सामान है, तो वो बताएगा कि देखो भैया ये इनवॉइस है, इनवॉइस में सप्लायर का नाम ये रखा हुआ है, रिसिपिएंट का नाम ये रखा हुआ है, मैं ट्रांसपोर्टर हूँ। इसको कौन इशू करता है भैया? इसको जो बेचने वाला है वो भी इशू कर सकता है, जो खरीदने वाला है वो भी इशू कर सकता है, कोई भी इशू कर सकता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में जो सामान है बेटा वो बगैर ई वे बिल के नहीं होना चाहिए। इससे क्या प्रॉब्लम होती है बेटा? अगर ई वे बिल के बगैर आपका सामान पकड़ा गया तो आपको लगती है पेनल्टी 2 टाइम्स ऑफ द जीएसटी अमाउंट। अगर आपका 50,000 का जीएसटी है बेटा तो 1 लाख रुपए की आपको पेनल्टी लग जाएगी। तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पर क्या चीजें, बिल अमाउंट जो होगा वो क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है बेटा? अगर आप कोई भी एग्जेम्प्टेड गुड्स भी प्रोवाइड कर रहे हो तो वो आपके इनवॉइस में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। जो आपका इनवॉइस बनेगा ना, जो आपका इनवॉइस बनेगा, इनवॉइस का मतलब आपको समझ में आ गया कि आपका ये बनेगा कौन सा इनवॉइस है बेटा? ये टैक्स इनवॉइस है। आपका ये क्या बिल ऑफ सप्लाई भी हो सकता है? हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इनवॉइस भी हो सकता है, बिल ऑफ सप्लाई भी हो सकता है। इसके साथ आपको क्या देना है? ई वे बिल देना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि भाई आपको कितना टर्नओवर है आपका। बात यह है कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, आपको ई वे बिल प्रोड्यूस करना जरूरी है। ई वे बिल में लिखा होगा, क्या ई वे बिल में लिखा होगा कि भाई ये हमारा सप्लायर है, ये रिसीवर है, और जो इनवॉइस वैल्यू होती है आपकी, वो अमाउंट जो होता है बेटा, बिल अमाउंट, वो आपका 50,000 से अगर ज्यादा है, 50,000 या 50,000 से ज्यादा है तो आपको ये ई वे बिल इशू करना जरूरी है। अब मैंने आपको बोला इसमें क्या चीजें एक्सक्लूड होती हैं बिल अमाउंट में। मैंने आपको बोला कोई भी आपके एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं वो आपके बेटा यहाँ पर इंक्लूड नहीं होते हैं। एग्जेम्प्टेड गुड्स जो होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैंने बोला कि आपका अमाउंट है 50,000 एग्जेम्प्टेड, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेती हूँ जिससे आपको क्लैरिटी है, मतलब एग्जाम्पल में थोड़ा और मतलब मीनिंगफुल बना देती है उसको। मान लेते हैं बिल अमाउंट आपका हो जाता है, थोड़ी यहाँ पे सफाई कर लूँ, थोड़ा सा कार्ड यहाँ पे, रुक जाओ मैं अब दूसरा पेज ले लेती हूँ। सपोज कीजिए कि ये इनवॉइस है, ठीक है। अब यहाँ पे डेट भी डाल देते हैं हम, 17/2/2025। ये हो गया हमारा सप्लायर एबीसी कंपनी। इसका वही जीएसटी नंबर पड़ा होना चाहिए, जीएसटी नंबर जो भी है 15 डिजिट्स कोड डल गया। यहाँ पर ये सप्लायर हो गया, यहीं पर पड़ा होगा रिसिपिएंट या फिर
ठीक है, रिसिपेंट का नाम हो गया XYZ एंड कंपनी। अब इनका एड्रेस डाला होगा, जरूरी नहीं है कि इनका एड्रेस मतलब ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने एड्रेस डाल दिया, ठीक है भाई। अब क्या होगा, यहाँ पर डाल देंगे हम ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर की डिटेल आ जाएगी। ये पार्ट ए हो गया। चलो छोड़ देता है, डिटेल लिख देते हैं, सीधे ई बिल दिखा देंगे आपको। अब यहाँ पे डिटेल आ गई। ये आपका जो होगा बिल अमाउंट, ये इनवॉइस जो है आपका, इसके आप देख रहे हो आपका बिल अमाउंट है वो कैसे इंक्लूड कर रहा है सब कुछ। आपने दिमाग नहीं खा तुम जो हो ना, ये आर्टिकल लिए, इन पे जीएसटी है 12%, 18%, 28%, ये रेट्स होते हैं, ठीक है आपका। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे जीएसटी को मैंने इंक्लूड कर लिया है। ये आपका टोटल अमाउंट हो गया है तीनों का मिला के 45,000, ठीक है। इसमें जीएसटी इंक्लूड हो गया है। अब यहाँ पर आ जाते हैं एग्जेम्प्टेड गुड्स की आप सप्लाई कर, वो है 5,000 के। एग्जेम्प्टेड गुड्स पर तो बेटा जीएसटी लगती नहीं है ना। जैसे क्या हुआ साथ में कुछ ऐसा आर्टिकल है जिसपे जीएसटी नहीं लगती है, वो यहाँ 5,000। आपने देखा होगा, ये अभी मेरे पास एक और इनवॉइस पड़ा हुआ है, मैं आपको शेयर कर दूंगी। इसमें क्या है, कुछ जरूरी सामान ऐसा है जो किराना स्टोर से मैंने लिया था, इसमें कुछ सामान पे जीएसटी नहीं होती है, तो वो एग्जेम्प्टेड गुड्स में आ गए, ठीक है। अभी टोटल बिल बन गया मेरा 50,000। अब बताओ भाई, क्या इस पे हमको ई वे बिल इशू करना जरूरी है? हमें आंसर मैं वेट कर रही हूँ 2 सेकंड का बस। चलिए, मेरे पास सबसे बढ़िया स्टूडेंट का मैसेज आया है और वो कह रहे हैं नो। तो आशुतोष जी ने बोल दिया नो। व्हाई इट इज नो? क्योंकि यहाँ पर एग्जेम्प्टेड गुड्स साथ में सप्लाई कर रहे हैं। हरीश यादव जी बोल रहे हैं यस। नहीं बेटा, इस पर हम इशू नहीं करेंगे, क्योंकि जो एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं वो हमारे पास 5,000 के हैं, उनको एक्सक्लूड करेंगे हम, ठीक है। मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बोला था कि हमारे पास ये जो अमाउंट होता है ना, इंक्लूड जीएसटी और एग्जेम्प्टेड गुड्स को हम ऐड नहीं करते हैं टोटल वैल्यू में। और हमारी टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 50,000। अगर ये 50,000 जो है वो हमारा एग्जेम्प्टेड गुड्स को भी ऐड कर रखा है, तो उसको हम हटा के रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपका 50,000 से ऊपर होना चाहिए, या 50,000 तक होना चाहिए। 50,000 या 50,000 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हमारे करंट बिल में कितना बन रहा है? ओनली 45,000, ठीक है। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया था। अब हम एक और ले लेते हैं। हेलो हेलो मैम, हाँ जी, बोल रहे हैं ईवे बिल में जब एग्जेम्प्टेड गुड्स और जीएसटी वाला गुड्स है तो एग्जेम्प्टेड वाला गुड्स का ऐड होगा? नहीं होगा, वही तो मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पे मैं लाइन लिख रही हूँ वही। नहीं, जैसे कि मेरा 50,000 के अब जीएसटी गुड है और प्लस एग्जेम्प्टेड गुड्स भी है, तो वो ईवे बिल में एग्जेम्प्टेड गुड्स ऐड होगा? ईवे बिल में नहीं होगा, माने एग्जेम्प्टेड गुड्स को मेंशन नहीं होगा? मेंशन करेंगे, लेकिन वो उसकी थ्रेशोल्ड को रीच करने के लिए इंक्लूड नहीं होगा। मेंशन करेंगे, मेंशन तो करना पड़ेगा ना कि हमारा क्या क्या सामान जा रहा है। अच्छा, मेंशन करेंगे, लेकिन मेंशन करने के बाद में हमारा टोटल अमाउंट जो होता है वो एक्सक्लूड करके एग्जेम्प्टेड गुड्स का जो है, एग्जेम्प्टेड गुड्स। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, हाँ जी। मैम, अगर मेरा एक 90 to 1 लाख के बीच में अगर मेरा इनवॉइस अमाउंट है और उसमें एग्जेम्प्टेड गुड्स भी है, तो अगर वो समझो 20,000 का एग्जेम्प्ट गुड है और 80,000 का मेरे टैक्सेबल गुड्स है, तो वो 80,000 में मुझे जीएसटी के लिए ई वे बिल बनवाना पड़ेगा? आपका जो ई वे बिल बनेगा बेटा, वो आपका टोटल वैल्यू के लिए बनेगा, टोटल इनवॉइस के लिए बनेगा। किसके लिए बनेगा? मैंने बोला इनवॉइस के लिए बनेगा। इनवॉइस आपका एक है जिसमें आपने बोला 20,000 आपका वो एग्जेम्प्टेड गुड्स है पहला, और दूसरा आपने बोला अदर गुड्स है। अदर गुड्स मतलब इसमें जीएसटी लग रहा है, ऐसे ही है। अब आपका जो ई वे बिल बनेगा, वो किस पे बनेगा बेटा? इनवॉइस के लिए बनता है, तो ये आपके इनवॉइस के लिए बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये आपका इनवॉइस वैल्यू जो है इंक्लूडिंग जीएसटी वो 80,000 से ऊपर है, अदर देन एग्जेम्प्टेड गुड्स। 50,000 से ज्यादा हो गया है, इसीलिए आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा।
ठीक है, एग्जामिनेड गुड्स के लिए जीएसटी ये ई वे बिल नहीं बनता है। अगर आपका इनवॉइस जो है, अगर आपका इनवॉइस जो है वो 70,000 का है, लेकिन इसमें सिर्फ जो गुड्स जो इंक्लूड करता है जो इनवॉइस, वो आपका बेटा सिर्फ एग्जामिनेड गुड्स इंक्लूड करता है। एग्जामिनेड गुड्स का अमाउंट 70,000 है, इसमें जीएसटी तो लगेगी नहीं, तो क्या इसके लिए ई वे बिल बनेगा? नहीं बनेगा। ओके, ठीक है, इसमें थैंक यू। और बोल रहे थे 50,000 का मतलब थ्रेशोल्ड से लिमिट से ज्यादा है, और मैं बाई व्हीकल नहीं भेज रहा हूँ, मतलब बाई साइकिल वैन है कुछ भी भेजूं। फिर से बोलेंगे प्लीज, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्लर हो गई बीच में। नहीं, ई-वे बिल की थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा का बिल है, और उस मैं कोई व्हीकल से नहीं जा रहा है मटेरियल। बोलेंगे किसकी थ्रेशोल्ड से ज्यादा का बिल है? मैंने मतलब अब मान 50,000 का एबव है, बिल अमाउंट 50,000 के एबव है, और उसमें वो बाई व्हीकल नहीं जा रही है गुड्स, तो क्या ई-वे बिल बनाना जरूरी है? व्हीकल ही है, मैंने बोला आपको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपको भेजना है तो आपको ई वे बिल ले जाना जरूरी है, मतलब आपका व्हीकल इन्वॉल्व होना चाहिए उसमें। अच्छा, अगर व्हीकल से नहीं जा रहा है तो उसमें मैंने कंपलसरी नहीं है? अगर आपका बिल अमाउंट जो है वो 56,000 का है मान लीजिए, और आपका उसमें व्हीकल इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, व्हीकल इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको ई वे बिल इशू करने की जरूरत नहीं है। ओके मैम। ठीक है, मैंने आपको बोला कि आपको क्या क्या चीजें, आपके लिए मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी आज ही इसके ई वे बिल के। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में आपके पास और क्लैरिटी के साथ डाउट्स आएंगे तो उनको सॉर्ट करने में और अच्छा लगेगा। मैं इस पेज को खराब नहीं कर रही हूँ, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। Excuse me, madam. हाँ जी, अच्छा, if the company का turnover is not more than 5 crore, but the bill amount is more than 50, तो ई-वे बिल बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा। ई वे बिल का टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं है। ओके, ठीक है, मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले, मैंने बोला था कि जो बेटा ई वे बिल जो इनवॉइस होता है उसमें मैंने आपको टाइप्स बताया। इनवॉइस में मैंने आपको बताया कि बेटा देखो एक होता है इनवॉइस, जिसको हम टैक्स इनवॉइस को इनवॉइस भी कहते हैं, बिल ऑफ सप्लाई होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि बिल ऑफ सप्लाई कब बनता है, और आपका जो इनवॉइस होता है वो कब बनता है। मैंने फिर आपको बताया ई इनवॉइस कब बनता है, तो ई इनवॉइस के लिए मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला बेटा 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होना चाहिए। टर्नओवर के लिए मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि बेटा ये टर्नओवर जो होता है वो पेन वाइज होता है, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है कि आपकी जो महाराष्ट्र में कंपनी है वो आपको मान लो 2.5 करोड़ सेल कर रही है, जो आपकी यूपी में है वो आपकी 3 करोड़ सेल कर रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। बनेगा दोनों फॉर्म्स के लिए, फिर ई इनवॉइस स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि टर्नओवर देखा जाता है पेन बेस्ड। ठीक है, और जैसे ही आपका इनवॉइस जो होता है उसके साथ में ही आपको इनवॉइस ने किसको रिप्लेस कर, सॉरी ई इनवॉइस ने किसको रिप्लेस कर दिया, इनवॉइस को। ठीक है, और ई इनवॉइस के साथ में आपका बेटा वैल्यू जैसे ही आपकी 50,000 से ऊपर है तो आपका ई वे बिल भी बनेगा। अगर आपका टर्नओवर कितना भी है, लेकिन अगर आपकी इनवॉइस का अमाउंट जो है वो 50,000 से ज्यादा होता है तो आपको ई वे बिल तो करना ही करना है। मैं तो सिर्फ आपको ई इनवॉइस के साथ में कनेक्ट करके बता देती हूँ। ओके, ठीक है, हाँ, तो अभी हम क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे, हमने कंपोजिशन स्कीम के बारे में बात कर ली, हमने इनवॉइस के बारे में बात कर ली, हमने ई वे बिल के बारे में बात कर ली। ई वे बिल में मुझे 2-3 चीजें और बतानी है, थोड़ी सी डिटेल हम ले लेते हैं ई वे बिल की, इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। मेरा एक क्वेश्चन है हाँ बेटा बोलिए। मैम। मैं पूछा था, जैसे कि मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में सेल कर रहा हूँ, और मेरी जो गुड्स का वैल्यू है वो है 50 से अबव है, मान लो 70,000 है, तो मैं ई-वे इनवॉइस मतलब सॉरी ई-वे बिल जनरेट करूंगा या नहीं? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बट मैम वो मैंने तो सुना, ऐसा भी सुना है कि वही सेम स्टेट में तो नहीं करते, अगर कुछ कुछ स्टेट्स कुछ चीजों के लिए बहुत स्पेसिफिक है, कुछ चीजें देखो जो मैं आपको बता रही हूँ वो मैं एज पर लॉ बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ स्टेट्स जो है वो लीनियंट है, जैसे जो मध्य प्रदेश है वो बहुत ज्यादा लीनियंट है, वो लोग सेम स्टेट में सेल करते हैं, 50,000 से ऊपर का भी होता है तो भी उनको कोई जीएसटी ऑफिसर पूछने के लिए नहीं आता, और ई वे बिल के बगैर भी उनके काम चलते रहते हैं। यूपी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वहां पर आपको बार बार आपका माल पकड़ने के लिए ही आदमी घूमते रहते हैं, ऑफिसर घूमते रहते हैं, तो वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट, अगर 500 मीटर की भी दूरी होती है तो बना देते हैं। दिल्ली में लोग क्या करते हैं, जब उनके एरिया स्पेसिफिक होते हैं ना, कि जैसे पुरानी दिल्ली से माल पुरानी दिल्ली में ही जा रहा है, तो वो लोग नहीं बनाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे कोई नहीं पकड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ से साउथ दिल्ली जाएगा, पुरानी दिल्ली से साउथ दिल्ली जाएगा, तो वो बना देते हैं। ठीक है,
तो मैंने बोला कि ये लोग जो रेगुलर जो लोग ट्रेड कर रहे होते हैं उन्हें इस चीज का आइडिया होता है, और वो पता नहीं 2 मिनट के काम से क्यों बचते हैं। इसलिए भी बचते हैं क्योंकि वो उसमें सेल में मैनिपुलेशन करना चाहते हैं। तो करना हमेशा होता है। मैं आपको एज पर जीएसटी एक्ट लॉ जो है वो बता रही हूँ। अभी प्रैक्टिकल में क्या होता है, वो स्टेट टू स्टेट जैसी बाउंड्रीज होती हैं, जैसे सेटलर ट्रेंड सेटलर होते हैं, आपने देखा होगा ना, जैसे कि बड़े शहरों में लोग हमेशा सीट बेल्ट लगा के घूमते हैं, क्योंकि रूल तो यही है ना, ट्रैफिक रूल्स यही है कि भाई आपको हमेशा कार में जैसे ही बैठना है वैसे सीट बेल्ट लगानी है, जैसे आपको स्कूटर चलाना है वैसे आपको हेलमेट पहनना है। लेकिन छोटे डीएस लोग क्या करते हैं, वो नहीं पहनते हैं। अगर उनको किसी ने पकड़ा नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये तो हमने तो पता है कि मैं ऐसे तो लोग बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट लगा के चलते हैं। तो बेटा चलते हैं लोग, लेकिन रूल तो यही है कि आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो आपको पेनल्टी लग जाएगी, तो फिर थोड़ा ना भी बोलोगे कि हम तो यहीं पे ऐसे ही घूमते ही थे। रूल तो है ना, मतलब जी एज पर लॉ मतलब बनेगा ही। बिल्कुल बनेगा। आपको मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर आप ई वे बिल के बगैर पकड़े गए तो आपको ई वे बिल की जो पेनल्टी होती है वो कितनी होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 times of GST in the invoice। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। यहाँ पे आपका इनवॉइस वैल्यू है 76,800, ठीक है। इनवॉइस वैल्यू में आपका अमाउंट है ये। अब मैंने किया इसमें जीएसटी। बेटा बताओ जीएसटी 18% कितना होता है इसका? 76,800। यूज कैलकुलेटर जल्दी से। ये बेटा आपका बनता है 13,824। ये मैंने आईजीएसटी लगा दी, ठीक है। अब टोटल हमारा बनता है 76,800, 90,624 की आपका ये इनवॉइस हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल अमाउंट। अब बताओ, आपका मान लीजिए ये ई-वे बिल के बगैर आप पकड़ा गया आपका सामान, तो आप पे जीएसटी सॉरी आपकी पेनल्टी कितनी आएगी? जीएसटी में आपकी पेनल्टी कितनी आएगी? पेनल्टी विदाउट ई-वे बिल। अच्छा, लोग कुछ भी ऐसा भी करते हैं कि अभी एक बार ई-वे बिल इशू कर दिया, वो उसी को दिन भर यूज करते रहते हैं, दूसरे सामानों के लिए यूज करते रहते हैं। अगर आपने फॉल्स ईमेल लिए हुए हो, दूसरे का ईमेल लिए हुए हो, या ई-वे बिल लिए हुए हो, ई-वे बिल जो एक्सपायर हो चुका है उसको लिए हुए हो। ई-वे बिल कब एक्सपायर होता है मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। उसको लिए हुए हो तो वो सब कंसिडर किया जाता है विदाउट ई-वे बिल, ठीक है। इसके लिए ये नहीं किया जाता है कि इसमें कुछ कंसेशन मिलेगा, कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। तो ई-वे बिल जीएसटी पेनल्टी जो होती है विदाउट ई-वे बिल अगर आप पकड़े जाते हो तो बेटा आपकी 2 times ऑफ जीएसटी लायबिलिटी इन द इनवॉइस होती है। तो जो आपका ये यहाँ पर जीएसटी अमाउंट है वो ये है। अब इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। 27 ये आ गया मैडम। तो ये आपका हो गया 27,648। तो ये आपकी हो जाएगी 27,648। ये आपकी बेटा मैंने निकाल दी है पेनल्टी। तो आपका जो भी आपका इनवॉइस अमाउंट था उसकी आपकी 2 times आपकी जीएसटी पेनल्टी बनती है, ठीक है। अब इसमें हम डिबेट नहीं करेंगे कि मैम हमने तो ये सुना है, हमने तो वो सुना है। ऐसा भी होता है कि आपकी ये पेनल्टी के लिए नोटिस आ जाता है, फिर आप उसकी पेनल्टी पे कर देते हो, फिर आपके साथ में एक वकील हायर करते हो, ठीक है, और उसको बोलते हो कि हमारे लिए केस लड़ो, अपना सारा पेपर वर्क उसे दे देते हो। वो आपके लिए कोर्ट के चक्कर लगाता है और आपको ये प्रूफ कर देता है कि भाई ड्राइवर से जो ई-वे बिल था वो गिर गया था, और वो उसको आपको क्या मिल जाता है, आपको पेनल्टी का रिफंड मिल जाता है 1 साल में। तो वो सब चीजें होती हैं, लेकिन पहले आपको लग जाएगी पेनल्टी जो आपको पे करनी पड़ेगी, जो आपकी करंट में जो हमने अभी इनवॉइस डिस्कस किया है उसमें है 27,648, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब अभी मैं यहाँ पे पेज पलट के देख रही हूँ तो मेरे पास नोट्स में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स भी लिखे होते हैं बीच बीच में। जैसे कि मैंने आपको कॉम्पोजिशन स्कीम बताया, तो कॉम्पोजिशन स्कीम में मैंने आपको ये बोला कि बेटा यहाँ पे 75 lakhs और 1.5 CR की आपके पास लिमिट है, यहाँ तक आपका टर्नओवर होता है तो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक जनरल रूल बताया, उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स एड ऑन होते हैं। पहली क्लासेस में भी जो मैंने आपको बताया उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स एड ऑन होते हैं
कि भाई यहाँ पर आपको आपके पास अगर 10% तक का आपका कोई कहीं और से भी आपका इनकम आ रही है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, या किसी किसी पॉइंट में कहाँ कहाँ एडिशनल पॉइंट्स होते हैं वो आपके नोट्स में इनकॉर्पोरेटेड है। उससे रिलेटेड अगर आप उन्हें पढ़ते हैं और आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप उससे आफ्टर क्लास कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। मेरे पास आपको जीएसटी की अंडरस्टैंडिंग और इलेबोरेट करने के लिए 4 क्लासेस अलॉट होती हैं। उसमें मैं आपको जीएसटी इंट्रोडक्शन से लेके पेनल्टी तक का पूरा एक क्या देती हूँ, एक ओवरव्यू, और साथ में एक मैं बोलूंगी नॉट इन डेप्थ नॉलेज बट यस एप्रोप्रिएट नॉलेज आपको प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। तो जो मैं आपको नोट्स देती हूँ बेटा वो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, मैं वही प्रोवाइड करती हूँ। तो उसमें कुछ एड ऑन पॉइंट्स अगर साथ में लिखे होते हैं और उसमें आपको डाउट्स और क्लैरिटी चाहिए तो आप मेरे से आफ्टर क्लास पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके बाद मुझे एक क्लास और है मेरे पास में, उसमें मैं आपको सिर्फ जीएसटी की सारी अंडरस्टैंडिंग तक मेरा काम खत्म हो जाएगा और अगली क्लास से पुनीत सर स्टार्ट करेंगे और आपके साथ वो पोर्टल से जीएसटी फाइलिंग से स्टार्ट कर देंगे आपके साथ में, ठीक है। तो अगली क्लास तक आप अपने सारे डाउट्स जो भी आपके पास थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एरियाज में बेस में नॉट विद द पोर्टल बट आपको ऐसे जीएसटी से रिलेटेड डाउट्स है आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है जी। अगली क्लास क्योंकि हमारी मेरे साथ आपकी आखिरी होगी, आगे आपकी जीएसटी तो चलती रहेगी। अभी एक चीज और बताई थी मुझे, पिछली क्लास में मेरे से कोई आरसीएम के बारे में हम एलैबोरेट कर रहे थे, हम उसको 5 मिनट में और बात करके उसको कंप्लीट कर देते हैं। हाँ, तो अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी आरसीएम और हमारी क्लास फिर आज के लिए खत्म हो जाएगी। हम पिछली क्लास में थे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, एक और मुझे आज बताना था तो वो हमारा रह गया है। आज की क्लास में मुझे एक चीज कंप्लीट करनी थी कि हमको जीएसटी का इनपुट जिसका मिलता है और किस किस का नहीं मिलता है वो हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को अगली क्लास से स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देंगे जैसे मेरी क्लास स्टार्ट होगी। अभी हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को थोड़ा और समझते हैं और फिर उसके बाद में क्लास को यहाँ पर एंड कर देंगे, ठीक है जी। हाँ बेटा, तो हमने बात की थी कि देखो बेटा ये होता है हमारे पास सप्लायर, ठीक है, ये है हमारे पास रेसिपिएंट। अब जो सप्लायर है वो अपने पास में इनवॉइस बनाता है, उसने इनवॉइस बनाया, जो आपने सामान खरीदा वो था आपका 1 लाख रुपए का, उस पे जीएसटी लगती है 18%, सीजीएसटी, एसजीएसटी 9%, 9,000 और आपका 1,18,000 रुपए का बिल बन जाता है। रेसिपिएंट क्या करेगा भाई, आपको बिल की पेमेंट करेगा। मैंने जल्दी जल्दी बता के मैं चली गई थी इसलिए मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ जिससे आपका रिजल्ट बन जाए। पहले बिल पेमेंट करेगा, आपको कितने की पेमेंट करेगा भाई, इसको तो पेमेंट करनी है 1,18,000 रुपए की, क्या आपने इनवॉइस ही बनाया इतने का, ठीक है, ठीक है। नॉर्मल केस में क्या हो रहा है, नॉर्मल केस में ये हो रहा है कि जो ये जीएसटी है होटल खुद 9,000 रुपए की, ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दी जाएगी। ये क्या होगा, यहाँ से कलेक्ट करेगी, आफ्टर कलेक्शन ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दी जाएगी। कौन कर रहा है भाई, सप्लायर डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। गए कि नहीं, जाएंगे जाएंगे फिर जाएंगे नॉर्मल केस। अब हम आ जाते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसको हम बोलते हैं आरसीएम केस। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है बेटा, जो रेसिपिएंट है ये जीएसटी होल्ड करता है, ठीक है, इसके बाद जीएसटी नंबर है। ये क्या करेगा, जब ये बिल पेमेंट करेगा तो ये सप्लायर को और गवर्नमेंट को कैसे जमा करेगा, ये बिल पेमेंट करेगा बेटा, सप्लायर को करेगा 1 लाख, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा 18,000। क्या पे करेगा, उसको लगी है सीजीएसटी एसजीएसटी ऐसे जैसे हुआ है 9,000।
ठीक है, ये हमारा हो गया आरसीएम का केस, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का केस। ये कहाँ पर एप्लीकेबल होता है उस बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं। वहां पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं और कुछ गुड्स की और कुछ सर्विसेज की, कि हमारे पास कुछ रजिस्टर्ड गुड्स हैं जो आरसीएम कैटेगरी में आते हैं। मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करूंगी लेकिन जस्ट आफ्टर क्लास, लेकिन अभी मैं बोल देती हूँ जिससे कि हमारी क्लास खत्म होने से पहले आप सुन तो नहीं लें। बेटा यहाँ पर हमारे पास है कैश्यू, बीड़ी, टोबैको, रॉ कॉटन और सप्लाई ऑफ लॉटरी, सिल्क और यूज्ड व्हीकल, या फिर मैंने बोला यूज्ड व्हीकल, जब आप सेकंड हैंड कार लेते हैं तो सेकंड हैंड कार में रिसिपिएंट आप हैं, क्या मतलब कोई भी है ऐसा जो रजिस्टर्ड पर्सन है, कोई भी ऐसा जो रजिस्टर्ड पर्सन है। मैंने यहाँ पर रिसिपिएंट के पास में क्या लिखा, जीएसटीएन इसके पास है, जीएसटीएन इसके पास है, तो वो क्या करेगा बेटा, जीएसटी पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को। तो यूज्ड व्हीकल एंड गुड्स सीज्ड या फिर कॉन्फिस्केटेड या फिर वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनको सेल करते टाइम पर जो सप्लायर है उसको जीएसटी नहीं भरनी है, रेसिपिएंट को जीएसटी भरनी है, ऐसे भरनी है जब वो बिल पेमेंट करने पे आएगा उस पे, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं हम सर्विसेज पे। सर्विसेज में बेटा हमारे पास में n नंबर ऑफ सर्विसेज हैं, लेकिन हमारे पास जो मैं आपको नोट प्रोवाइड करूंगी वो सारी ही करूंगी मैं। हमारे पास 17 सर्विसेज हैं जिस पर हमारा आरसीएम एप्लीकेबल होता है। जो सबसे पॉपुलर सर्विस होती है वो होती है ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस। ट्रांसपोर्टेशन के केस में क्या होता है बेटा, दो आपके पास में दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, ये वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है, ये वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है। मैम ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केसेस में ये सर्विस जो ट्रांसपोर्टर होते हैं उनके केस में ये अवेलेबल है। अगर सप्लायर ऑप्ट करता है, जो ये सप्लायर है मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी चला रहा है, अगर वो अपना इनवॉइस बना के और रिसिपिएंट से चार्ज करेगा और वो खुद भी एक जीएसटी नंबर होल्ड करता है, अगर वो भी जीएसटी नंबर होल्ड करता है तो क्या करेगा वो बेटा, चार्ज करेगा जीएसटी, वो करेगा। अगर वो आईटीसी लेना चाहता है, वो अगर इनपुट लेना चाहता है तो वो चार्ज करेगा 12% पे, अगर वो इनपुट नहीं लेना चाहता है तो वो चार्ज करेगा 5% पे, ठीक है। इसको मैं बोल देती हूँ विद आईटीसी और ये है विदाउट आईटीसी। आईटीसी इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। या फिर वो बोलेगा कि नहीं मैं तो जीएसटी नंबर होल्ड ही नहीं करना चाहता, जो रिसिपिएंट है जो कॉर्पोरेट है वही मेरा जीएसटी पे करे, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर रिसिपिएंट है उसको देना पड़ेगा जीएसटी 5% पे विदाउट आईटीसी। इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा, मुझे यहाँ पे वाइंड अप करना पड़ेगा। अगली क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे हमको इनपुट जो मिलता है वो कैसे मिलता है और कहाँ मिलता है। मेरे पास कुछ मैसेज आया है, मैम अनदर गुड सेशन एंड by you with clear marks. Okay, thank you Ashutosh ji. I don't have time to read so much of your message, मतलब आपका बहुत लंबा मैसेज है, but I am very thankful to you. Thank you. Okay, thank you Nima, thank you. Good night. Take care. Bye bye. See you in the next class. Take care. Thank you. Good night. Bye students. Bye bye. वो सारी ही कर और ये see you in the next class. Take care. Thank you. Good night. Bye students. Bye bye.